मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। हम दलित साहित्य को लेकर के बात कर रहे हैं, दलित साहित्य के परिप्रेक्ष्य को समझ रहे हैं और दलित साहित्य में क्या पहले हुआ है, क्या दलित साहित्य की चर्चा के बाद हुआ है और क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर हम समझ रहे हैं जगदीश्वर चतुर्वेदी सर से। जगदीश्वर सर नमस्कार, आपका स्वागत है। जगदीश्वर सर के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के हिंदी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे। 80 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और वो किताबें साहित्य की आलोचना से जुड़ा हुआ है, मीडिया से जुड़ा हुआ है, साहित्य से जुड़ा हुआ है, तमाम विषयों पे उन्होंने किताबें लिखी हैं और अभी रिटायर्ड है, लेकिन लिखने और पढ़ने में जो है उतना ही सक्रिय है, बल्कि हमें लगता है ज्यादा समय दे रहे हैं। और फेसबुक देखिए, आप लगातार यूट्यूब देखिए, लगातार सर बिजी हैं और रोज कुछ न कुछ कहते हैं। सर, आज तीसरा भाग हमारा है कि दलित साहित्य के परिप्रेक्ष्य में जो आप बात कर रहे हैं, सर अपनी ये बात आगे बढ़ाएं। हमने पिछली बार बातचीत की थी कि लोकतंत्र के संदर्भ में कैसे देखें दलित साहित्य को और दलित के पूरे पर्सपेक्टिव को। आज एक दूसरा पहलू है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है इस पूरे प्रसंग से। वो ये कि जो हिंदी विभाग हैं और हिंदी विभाग में जो दलित साहित्य का पठन पाठन है और हिंदी विभाग का जो पूरा स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से दलित साहित्य के उत्थान को या विकास को प्रभावित करता रहा है और बाधाएं खड़ी करता रहा, इस पर विचार करने की जरूरत है। सब लोग जानते हैं कि सबसे पहला हिंदी विभाग खुला वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में, और जब कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग खुला तो विद्यार्थी नहीं थे, विभाग तो खुल गया। तो एक 62 साल के व्यक्ति ने आके दाखिला लिया, बंगाली ने। सो हिंदी का पहला ऑफिशियल शिक्षा पाने वाला व्यक्ति था एक बंगाली। और ये कोइंसिडेंट है कि आज बंगाल का चुनाव हो रहा है, तैयारी है उसकी, कलकत्ते में ही मतदान होना है कल। और ये मैं क्यों इस बात को उठा रहा हूं, क्योंकि हिंदी का खासतौर पर शिक्षण का उदय हुआ बंगाल में, हिंदी के आधुनिक प्रेस का उदय हुआ बंगाल में, कलकत्ते में, वो बनारस में नहीं हुआ। हिंदी के सिनेमा का उदय हुआ महाराष्ट्र में, बॉम्बे में। अब आप यहां से समझिए कि पूरा का पूरा इतना विशाल हिंदी क्षेत्र, उसमें न तो मीडिया की शुरुआत हुई, न प्रेस की शुरुआत हुई, न उसमें शिक्षा की शुरुआत हुई गैर हिंदी भाषी राज्यों में। इससे उस जिसे कहें गैप का तो अंदाजा आप लगा ही सकते हैं कि महाराष्ट्र, बंगाल और दूसरे राज्यों के साथ में किस तरह से गैप हो सकता है हिंदी नेशनलिटी का। जो नेशनलिटीज, बंगला नेशनलिटीज है, मलयाली नेशनलिटीज है, तेलुगु नेशनलिटीज है, इन सबके लिए ये एक प्रिविलेज है कि इन सारी की सारी नेशनलिटीज के साहित्य का उद्भव और विकास, खासतौर पर अकादमिक जगत में उसके साहित्य का उद्भव और विकास, वो उन्हीं के इलाकों में हुआ। लेकिन हिंदी की शुरुआत गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से हुई। कालांतर में ये हिंदी विभाग का हिंदी में पठन पाठन की शुरुआत अन्य विश्वविद्यालयों में आई, बनारस में आई और दूसरे विश्वविद्यालयों में आई। और जब विश्वविद्यालयों में ये हिंदी विभाग आए और इनका पाठ्यक्रम आया, तो ये जो साहित्य पढ़ाया जाता है, जिसको मैं पढ़ाता रहा हूं संयोग से, मैं अगर पढ़ाता नहीं तो मुझे साहित्य पढ़ाने का क्या प्रॉब्लम है ये अंदाजा नहीं होता। जो साहित्य नहीं पढ़ाते वे साहित्य की दशा को नहीं जान सकते। मैं बहुत साफ कह रहा हूं, साहित्य पढ़ने से साहित्य समझ में नहीं आता। आप पाठक की तरह पढ़ लेते हैं, उससे आलोचक की तरह पढ़ लेते हैं, लेकिन जो साहित्य पढ़ाते हैं वो उसकी असल दशा को जानते हैं। हिंदी विभाग की जो स्थापना हुई, आज परेशान है ना हम सारे लोग, यूनिवर्सिटीज के लोग, प्रोफेसर कहां जा रहे हैं, प्रोफेसर किसका समर्थन कर रहे हैं, प्रोफेसर किसके साथ जा रहे हैं। कौन सी चीज है जो हमारे जहन में बार बार उठती है
जब हम शिक्षा की तरफ देखते हैं, वित्त विभाग की तरफ देखते हैं और हिंदी विभाग की तरफ देखते हैं, तो हिंदी में जो साहित्य के पठन पाठन, ये ध्यान रखिएगा, और ये हिंदी के ही साहित्य के पठन पाठन की बात नहीं कर रहा हूं, ये चीज बांग्ला पर भी उतनी ही लागू होती है, ये चीज मराठी पर भी उतनी लागू होती है, और ये चीज अन्य भाषाओं के साहित्य के पठन पाठन पर भी लागू होती है। सो आधुनिक काल में जो साहित्य के, क्योंकि अगर साहित्य के पठन पाठन का बृहत्तर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य आप बनाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि असल में दलित के साथ क्या हुआ। अगर आप एक सीमित संकुचित परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो ये जो साहित्य का पठन पाठन शुरू हुआ, तो इस पठन पाठन को शुरू करने के पीछे एक बुनियादी चीज थी। वो ये चीज थी कि किसी तरह से साहित्य के अनुगामी पैदा किए जाए, साहित्य के बागी पैदा किए जाए, ये इसका भाव नहीं था। आप यूरोप में जाइए, आपको अनेक विश्वविद्यालय ऐसे मिलेंगे जहां पर कि आपको लिबरेटेड लोग मिलेंगे, लेकिन भारत एक अच्छा देश है जहां की साहित्य के विभागों में लिबरेटेड लोग खोजना बहुत मुश्किल है, रेयर। आप यहां से समझ लीजिए कि रविन्द्रनाथ ठाकुर तक को कलकत्ता विश्वविद्यालय में बांग्ला विभाग में पढ़ाने में असुविधा हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर से बड़ा लेखक नहीं था, बांग्ला का साहित्य का जानकार नहीं था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो साहित्य के पठन पाठन का जो ढांचा है, जो अभी भी चल रहा है, उसकी बुनियादी स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम है, आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो ये है कि वह अनुगामी पैदा करने के लिए वो बनाया गया है, वहां क्रांतिकारी पैदा नहीं होते। ये हम दिमाग से निकालते हैं। और अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप, संस्कृत साहित्य तो एकदम आदर्श है इस मामले में। संस्कृत का तो विद्यार्थी एकदम अनुगामी होता है। मैं संस्कृत भी पढ़ के आया हूं, मैं हिंदी साहित्य भी पढ़ा बाद में, और संयोग से मैं जेएनयू में जाके पढ़ा। जेएनयू में भी अनुगामी बनाने की का ढांचा, कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाने गया, वहां अनुगामी बनाने का ढांचा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आए हुए लोगों को, वहां के ढांचे को मैंने देखा, तो वहां पर भी अनुगामी बनाने का ढांचा। तो साहित्य का जो पठन पाठन का जो ढांचा है, वो कौन सा ढांचा है? अनुगामी बनाने का ढांचा। और ये सिर्फ साहित्य की समस्या नहीं है, अगर आप देखेंगे तो बाकी डिसिप्लिन में भी ये बीमारी फैली हुई है। तो हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी से लोग निकलते हैं, उनमें अधिकतर लोग कैसे होते हैं? एक जमाना था 19वीं शताब्दी में कि रिवेल निकलते थे, लेकिन लिटरेचर में रिवेल नहीं निकलते थे। तो बहुत साफ कह रहा हूं, लिटरेचर में रिवेल एकदम यूनिवर्सिटी लेवल पर पठन पाठन से लोग नहीं निकले, गिनती के लोग निकले, थोक के हिसाब से लोग निकल रहे हैं। लेकिन थोक के हिसाब से कैसे लोग निकल रहे हैं? जो अनुगामी है साहित्य। तो साहित्य का जो मूल काम था वो ये था अनुगामी पैदा करना। अब एक अन्य चीज है जो कि क्योंकि ये जब तक फ्लो नहीं मालूम पड़ेगा कि साहित्य का फ्लो कहां से आता है, तब तक हमें पता नहीं चलेगा दलित साहित्य पिछड़ कहां से गया, या दलित साहित्य विकसित कैसा हुआ। पढ़ाया तो कबीर जा रहा है, लेकिन पैदा कौन हो रहा है? कबीर पैदा नहीं हो रहा है, भक्त पैदा हो रहा है। मुझे कबीर चाहिए था, लेकिन यह भक्त बना दिया उसे। क्यों? क्योंकि कबीर मैं इसलिए पढ़ाता था, कबीर भक्त कवि थे। मैं इसलिए नहीं पढ़ाता था कि कबीर बागी थे। मैंने पिछले एक एपिसोड में आप लोगों से चर्चा की थी कि मध्यकाल में भी रिवेल हुए हैं, और ऐसे रिवेल हुए हैं जो दलित थे। लेकिन मुश्किल यह है कि पढ़ाना तो मुझे है ना, तो मैं बताऊंगा कि दलित जो कबीर थे वो रिवेल थे या भक्त थे। तो मैंने आपके जहन में उतार दिया कि वो भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त थे। तो अच्छा आदमी बनने के लिए क्या जरूरी है? बहुत अच्छा भक्त बनना जरूरी है। सो यंग लोग बहुत अच्छे भक्त बने घूम रहे हैं। अब हम लोग परेशान है कि वो अचानक, अब वो यहाँ के भक्त थे, अब वो वहां के भक्त कैसे हो गए? ये जो इंस्टिंक्टिवली साहित्य लोगों के अंदर रिवेल प्रवृत्ति पैदा करता है, लेकिन साहित्य के पठन पाठन का जो स्ट्रक्चर हमारे यहाँ चुना गया, उसमें रिवेल के लिए कोई स्पेस ही नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है। और जो रिवेल है उसको तो एक तरह से उत्पीड़ित होना ही होगा।
मैं ऐसे एक नहीं दसियों उदाहरण 19वीं शताब्दी से लेकर अब तक के बता सकता हूं, लेकिन वो बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिवेल का कोई वहां स्पेस नहीं है। एक अन्य चीज, अब हम लोग एक बहुत अच्छी सुनने में बड़ी अच्छी लगती है बात, साहित्य का काम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने के साहित्य के इतिहास को लिखा और बहुत जनप्रिय बनाया, साहित्य के इतिहास का एक ढांचा खड़ा किया, बहुत ही शानदार काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बेसिक प्रॉब्लम, वो बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि साहित्य में एक प्रचलित शब्द है, और वो शब्द क्या है? सामंजस्य। साहित्य का काम यह है कि वह सामंजस्यवाद पैदा करता है। अच्छा, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन साहित्य अगर सामंजस्यवाद पैदा करेगा तो वो फिर अनुगामी बनाएगा। साहित्य का काम सामंजस्यवाद पैदा करना नहीं है, लेकिन हमें यह बार बार समझाया गया कि साहित्य का काम सामंजस्यवाद पैदा करना है, और साहित्य के विभागों का काम सामंजस्यवाद पैदा करना, और इसीलिए साहित्य के विभाग सामंजस्यवाद पैदा कर रहे हैं, और हम परेशान होते रहते हैं बाहर, ये क्यों नहीं बोलते, वो क्यों नहीं बोलते, ये स्टैंड क्यों नहीं लेते, वो स्टैंड क्यों नहीं लेते। वो ले कहां से? क्योंकि उसे तो ये पढ़ाया गया कि उसे तो सामंजस्य बना के चलना है। तो अब सामंजस्य बनाने का परिणाम क्या निकलेगा? साहित्य का फिर परिणाम क्या होगा? मैं साहित्य पढ़ता हूं, मैं साहित्य पढ़ाता हूं, किस लिए? बुद्धि और विवेक के विकास के लिए या नियंत्रण के लिए? जब हम सामंजस्य बात पर जोर देते हैं तो हमारा जोर इस बात पर होता है कि किसी भी तरह से लोगों के जेहन में नियंत्रण की मनोदशा को स्वीकृति दी जाए। कोई तुम्हें कंट्रोल करता है, कोई तुम्हारा नियंत्रक है, तुम उसकी मानो। इसलिए वो जो लिखा गया है, शुक्ल जी कह गए हैं, हजारी साहब द्विवेदी कह गए हैं, नंद दुलारे वाजपेयी कह गए, अब हम जो कह गए हैं उसे हम दोहराते रहते हैं, हम उसका कोई खंडन नहीं करते। अगर कभी बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज में खंडन कर दिया तो फिर अंत में यही कहते हैं कि बात उनकी ही ठीक है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, और एमए के विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए जो नोट्स बनाए उसके आधार पर वो पूरी की पूरी पुस्तक लिखी, और 1929-30 में वो पुस्तक के रूप में छप गई। 1930 से लेके 2026 तक, आज की डेट तक जब मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, हिंदुस्तान के हिंदी विभाग के सारे प्रोफेसर मिलके उसमें सुधार नहीं कर पाए, अपडेटिंग नहीं कर पाए। वो जो कालखंड बना गए, जो नामकरण दे गए, हम वही पढ़ा रहे हैं। मैं जब कलकत्ता गया तो मुझे लगा कि बंगाल के लोग बहुत प्रोग्रेसिव हैं, बहुत ही आगे बढ़े हुए हैं, तो बंगला के पाठ्यक्रम बनाने के लिए मुझे बुलाया गया था कि आप थोड़ी सी मदद कर दीजिए सर। तो मैं गया तो मालूम पड़ा कि रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में, मैंने कहा यार बंगला के इतने तपे तपाए लोग हैं, सब अच्छे लोग हैं, तो क्या? तो मैंने पूछा कि भाई ये चक्कर क्या है, तुम हिंदी साहित्य बंगला साहित्य का इतिहास कहाँ तक पढ़ाते हो? तो बोले सर 60 तक पढ़ाते हैं, 60-65 तक। मैंने कहा भाई बाद में क्यों नहीं पढ़ाते हो? क्योंकि पहले का आदमी जो लिख गया उसके आगे हमने सोचना ही बंद कर दिया, जो लिख गया वो लिख गया। हिंदी के विभाग में काम करने वाले लोगों की मनोदशा यह है कि जो पहले लिख गए हैं हमें उसके आगे नहीं सोचना। अगर शुक्ल जी लिख गए हैं कि स्वयं सो ऐसा है, तो वो स्वयं सो ऐसा ही है, चाहे जितने प्रमाण आ जाए उसका खंडन नहीं होगा। ये जो समझ थी, मसलन अब मैं अपने मसले पर आता हूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, और रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय दो चीजें उससे गायब कर दी। कौन सी दो चीज गायब कर दी? एक तो उससे स्त्री गायब कर दी। अब आप सोचिए, पूरे 800 साल का हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उन्होंने, और उन्होंने स्त्री के लेखन को गायब कर दिया, A to Z गायब कर दिया। और जो भारत की और हिंदी भाषी क्षेत्र की सबसे
कॉमन समस्या थी, आज भी है, वो है जाति प्रथा और जाति व्यवस्था, और उस जाति व्यवस्था को गायब कर दिया। अब जब रामचंद्र शुक्ल ने गायब कर दिया, और साहित्य का इतिहास बहुत अच्छा है, कोई उसकी निंदा नहीं करता, कोई उसकी आलोचना नहीं करता। जितने भी प्रतिष्ठित मार्क्सवादी हैं, गैर मार्क्सवादी हैं, सब उसे सिर पर रखकर घूमते हैं। सवाल तो किया जाना चाहिए कि जाति भेद और लिंग भेद, ये दोनों चीजें कैसे साहित्य के इतिहास से छूट गई। एक सिर्फ नमूना बता रहा हूं कि कैसे छोड़ी जाती हैं चीजें। एक लेखिका थी जिसका नाम था राजेंद्र बाला घोष। उसने हिंदी की पहली कहानी लिखी, पहली कहानी दुलाई वाली। ये जो आधुनिक कहानी जिसे हम लोग पढ़ते हैं, उस आधुनिक कहानी की नींव उस महिला ने डाली। वो दुलाई वाली के घर रोज खाना खाने जाते थे, रोज घंटों बैठते थे, गप करते थे। दुलाई वाली की किताब उन्होंने छापी, उसकी भूमिका भी उन्होंने लिखी। जब साहित्य का इतिहास लिखने गए तो उनकी कलम से यह नहीं निकला कि वह पहली लेखिका है, और 4 लाइन नहीं लिखी उसके लिए, 4 लाइन साहित्य के इतिहास में। आप समझ रहे हैं, जिसे वो जानते हैं करीब से, ये जानते हुए भी कि उसने एकमात्र सबसे पहली कहानी लिखी है हिंदी की। यहां से आधुनिक हिंदी की कहानी की शुरुआत होती है। तो जब रामचंद्र शुक्ल के दिमाग में, जो कि नींव डाल रहा है आपके यहां साहित्य के इतिहास की, जो कि विद्यार्थियों में जाएगा, करोड़ों विद्यार्थियों के बीच में वो साहित्य का इतिहास पढ़ाया जाता है। जब से वो 1930 के बाद से लगातार हजारों लोग पढ़ चुके, हर यूनिवर्सिटी में। किसी आलोचक ने ये सवाल नहीं खड़ा किया। सबसे पहले मैंने ये बात खड़ी की 1999 98 में, कि भाई ये क्या हो रहा है, ये साहित्य के इतिहास में क्यों ऐसा हो रहा है, हम क्यों नहीं बताते ये बात, ये सच्चाई क्यों नहीं सामने लाते। और जब ये बात रखी गई तो ये बात बड़े तेजी से फैली। हंस पत्रिका ने उस जमाने में भवतोष पांडे से कह के अनेक लेख लिखवाए दुलाई वाली पर, उस पर राजेंद्र बाला घोष पर। हमारे यहाँ ये जो छुपाने की कला, उसमें जाति प्रथा और लिंग भेद, ये 2 चीजें बहुत डोमिनेट करती रही हैं और आज भी डोमिनेट करती हैं। अगर हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हिंदी की औरतें जो है वो निबंध लिखना नहीं जानती। कुछ कविताएं लिख लेती हैं, आंसू आंसू बहा लेती हैं, इससे ज्यादा उनको कुछ आता नहीं है लिखना। सबसे पहले मैंने इसीलिए उस एरिया पर काम करके उन महिलाओं का लेखन, वह लेखन जो कि रामचंद्र शुक्ल के जमाने में प्रकाशित हुआ था, रामचंद्र शुक्ल के जीवित रहते हुए प्रकाशित हुआ था, उस लेखन को अलग से प्रकाशित किया। सिर्फ महिलाओं के लेखन को, महिलाओं के शानदार निबंधों को। ये मैं बात इसलिए मैं आपसे साझा कर रहा हूं सबसे, कि ये जो हिंदी का जो पठन पाठन है, उसका जो स्ट्रक्चर है और उस पर जो आइडियोलॉजिकल इंपैक्ट है रामचंद्र शुक्ल की परंपरा का, वो बहुत ही व्यापक है और उसने दलित और स्त्री दोनों के दायरे को एकदम गायब कर दिया। एक अन्य चीज और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज वो ये कि हिंदी के विभाग क्या काम करते हैं। बहुत ही संक्षेप में बता रहा हूं ये बात। पहला काम, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि वे अनुगामी बनाने का काम करते हैं। दूसरा काम वे करते हैं नियंत्रण का, और तीसरा काम करते हैं वे नियमन का। कैसे चीजें नीचे जाएंगी ये सब वो तय करेंगे। अनुगमन, नियंत्रण और नियमन, ये तीनों चीजें कैसे होंगी, ये चीजें आदत में डालना और विकसित करना, ये विभाग की पूरी परंपरा रही है। वो चाहे कलकत्ता का हो, चाहे बनारस का हो, चाहे वो इलाहाबाद का हो, कहीं का भी हो, कहीं का भी हो। मैं उसको एक किसी को भी इसमें एक्सक्यूज देने के लिए तैयार नहीं, इवन इंक्लूडिंग जेएनयू, मैं एक्सक्यूज देने के लिए तैयार नहीं।
अब सवाल यह है कि ये जो दलित साहित्य है जो हमारे बीच में पढ़ाया जाता है, इस दलित साहित्य को जिसको कि हम डिस्कस कर रहे हैं, इस दलित साहित्य ने क्या किया, क्यों जरूरत महसूस हुई इसकी? दलित तो ऐसा नहीं कि आधुनिक काल में लिख नहीं रहे थे, आधुनिक काल में लिख रहे थे, लेकिन वह आधुनिक काल में उस तरह से प्रकाशित नहीं हो रहे थे जिस तरह से मध्यकाल का दलित लेखक प्रकाशित हो गया था। मध्यकाल के दलित लेखक का प्रकाशित होना एक बड़ी घटना थी, उसी तरह सबसे बड़ी दुर्घटना थी आधुनिक काल के दलित लेखक का गायब हो जाना। तो मुझे जो गैर दलित लेखकों की दलितों पर लिखी रचनाएं वो तो मिल जाती हैं, लेकिन दलितों की लिखी रचनाएं वे नहीं मिलती, और दलितों पर जो गैर दलितों ने लिखा है उस पर विमर्श नहीं मिलता, आलोचना नहीं मिलती, उस पर ज्यादा बहस नहीं की हम लोगों ने। क्यों? अब मेरे कहने से एक छोटा सा सर्वे करें आप अपने बीच में, अपने परिचितों में करें। आपको बहुत ही दिलचस्प, सभी जो श्रोता है उनसे भी मेरा ये कहना है कि जिस लेखक से मिला उससे पूछें कि तुम अपने 10 लेखकों के नाम बताओ जिनसे तुम्हारी दोस्ती हो, जो उसके दोस्त लेखक हों। आपको जान के आश्चर्य होगा, किसी भी प्रोफेसर के, किसी भी लेखक के 10 दोस्तों में दलित दोस्त नहीं होते। ये बात मैंने एक बार एक गोष्ठी में, दिल्ली में थी, जनवादी लेखक संघ की गोष्ठी थी, मैंने ये बात सजेस्ट कर दी कि यहाँ जितने लेखक बैठे हैं उनमें से लेखक हाथ उठा के बता दें एक 5-5 अपने दलित दोस्तों के नाम। जब एक लेखक के नाते मेरे दलित दोस्त नहीं होते तो मैं दलित के जीवन को जानूंगा कैसे? दलित के जीवन को जानना कोई वो वियतनाम की खबर नहीं है कि मैं अखबार पढ़ के जान लूंगा खाली। वियतनाम युद्ध के बारे में आप कविता लिख सकते हैं अखबार में पढ़ी खबर के आधार पर, लेकिन अखबार में पढ़ी हुई खबर के आधार पर आप बेलची हत्याकांड पर कविता नहीं लिख सकते। बेलची हत्याकांड पर कविता लिखने के लिए आपके पास में बिहार का अनुभव होना बेहद जरूरी है, तभी बेलची हत्याकांड पर शानदार कविता नागार्जुन लिख पाए, अन्य किसी के बस की नहीं है वो। क्योंकि मैं तो बिहार नहीं जानता, मैं बिहार में जाति प्रथा को नहीं जानता, जाति व्यवस्था को नहीं जानता, बिहार के इलाकों को नहीं जानता। तो ये जो एलिनेशन है, दलित से जो एलिनेशन है लेखक का, शिक्षक का, ये जो एलिनेशन है, ये एलिनेशन पिछले 150-200 साल में बढ़ा है, घटा नहीं है। हम चाहे जितने अच्छे मॉडर्न बन गए हों, हमारे पास में दलित दोस्त नहीं है। तो जब लेखक के पास में दलित दोस्त नहीं है तो दलित जीवन की आहट सुनाई कैसे देगी? दिक्कत होगी क्योंकि आपको यथार्थ का अंदाजा नहीं है। तो दलित की सचेतनता या दलित के चेतना का जो पिछड़ापन है, उन दोनों को जानने के लिए मुझे उसके संपर्क में, संसर्ग में आना बेहद जरूरी है। लेकिन इधर दलितों ने जो इस तेजी से लिखा, खासतौर पर काशीराम के उदय के बाद, मैं इसका श्रेय निश्चित तौर पर हिंदी में काशीराम को दूंगा। काशीराम के उदय के बाद जिस तरह से दलितों का एक तरह से प्रकाशन शुरू हुआ, बड़ी तेजी से दलितों की रचनाएं सामने आई, उसने दलित सचेतनता के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और दूसरी चीज ये पैदा की कि लेखक का एक सेल्फ होता है, तो दलित लेखक का भी एक सेल्फ है, तो वो अपनी आत्मचेतना को व्यक्त करेगा। उसके साथ में पर्सनली, पहले क्या था कि दलित के साथ कुछ होता था तो वो छुपाता था, अब वो छुपाता नहीं, वो बताना शुरू कर दिया उसने। अब बताना शुरू कर दिया तो वो प्रकाशित होने लगा, तो अब वो दलितों के बारे में जो हमारी धारणाएं थी सब धीरे धीरे छाड़ करके टूटने लगी। तो दलितों ने अपने निजी को, जिसे कि वो छिपाते थे, जो पर्सनल था, जिसे कि वो प्राइवेसी के नाम पर छिपाते थे, अपनी प्राइवेसी को उन्होंने उद्घाटित कर दिया। आप ये भी कह सकते हैं उन्होंने प्राइवेसी खत्म कर दी।
और जो उनके घर में होता रहा है, हो रहा है, उसको वे बार बार बताते हैं। वो कितना खराब खाना खाते हैं, किस तरह गंदगी में रहते हैं, किस तरह गंदे माहौल में रहते हैं, किस तरह के वातावरण में रहते हैं, वो सारी चीजें बताते हैं और आपको उससे बदबू आती है, क्योंकि आप वैसी चीजों को देखने के आदी नहीं है। दलित ने जो बड़ा काम किया वो ये कि अपना जो प्राइवेट था उसे पब्लिक कर दिया, और इसने उस पहले का बनाया हुआ जो दलित का जो प्राइवेट और पब्लिक का जो स्पेस था उसे नष्ट कर दिया। अब दलित का एक नया प्राइवेट है और नया पब्लिक है स्पेस है, और ये नया जो सार्वजनिक स्पेस उसका है वो धीरे धीरे बन रहा है और बहुत विकसित है। उसी तरह जो नया जो उसका प्राइवेट स्पेस है वो बन रहा है और बहुत विकसित है। वो पहले जैसा स्पेस नहीं है उसका। वो पहले वाली जो निजता है, प्राइवेसी है, उसे मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये तो बात तू भगवान से कह लेना, मन में रख, पब्लिकली मत बोल। दलित ये बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक आत्म सचेतनता का विकास और सेल्फ का विस्फोट, ये इस दौर के दलित साहित्य की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि कायदे से एप्रिशिएट की जानी चाहिए। क्यों एप्रिशिएट की जानी चाहिए? क्योंकि पहले सिर्फ जानते हैं सेल्फ को कौन व्यक्त करता था? जो राइजिंग बुर्जुआजी था, उदीयमान पूंजीपति वर्ग के घरानों से, जो उदीयमान अमीर परिवारों से, या साहित्य में जिसे मैं की अभिव्यक्ति वाले लेखक थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आत्मकथा लिखी और दूसरे लोगों ने आत्मकथा लिखी, नेहरू जी ने भी आत्मकथा लिखी। ये जो स्वाधीनता आंदोलन का जो इंपैक्ट था, जिसमें कि आत्मकथाओं की बाढ़ आई, जिसमें अपना पर्सनल बताना जरूरी समझा व्यक्तियों ने, ठीक ये चीज पिकअप की दलितों ने कि हम अपना निजी बताएंगे, और इसने दलितों की आत्मकथा की एक तरह से बाढ़ पैदा कर दी। हर दलित लेखक अपनी आत्मकथा लिख रहा है। और इसने दूसरा काम यह किया, जो कि ये आखिरी बात है इस पूरे प्रसंग में, दूसरा काम उसने ये किया कि पहले क्या था, साहित्य में गुण दोष हम देखते थे, कौन सी क्वालिटी है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, किस तरह की अच्छी भाषा है, किस तरह की बुरी भाषा है। ये जो गुण दोष विवेचन की जो पद्धति थी उसको एकदम ध्वस्त कर दिया। अब साहित्य सिर्फ राइटिंग है, साहित्य नहीं है। मैंने पिछली बार पहले एपिसोड में साहित्य वाली बात कही थी, लेकिन आज की डेट में जब दलित साहित्य लिखा जा रहा है तो वो राइटिंग है। मैं दलित लेखकों से भी ये कहना चाहता हूं कि ये स्पेस, ये सेंटर, ये दोनों बदल चुके हैं। अब ये दौर है लेखन का। अब दलित लेखन है। दलित लेखन में उसका अर्थशास्त्र भी आता है, जैसा कि मैंने सुखदेव थोराट की किताब की चर्चा की थी आपसे। अर्थशास्त्र में उनकी वे तमाम चीजें आती हैं जिनको कि हम कंचन एलैया जैसे लोगों के लेखन में और वक्तव्यों में सुनते हैं। तो अब दलित लेखन है, अब हर चीज राइटिंग है। और जब हर चीज राइटिंग है और मीडिया का चौतरफा जिस तरह से विकास हुआ है, उसने साथ साथ ये किया कि अब दलित कम्युनिकेशन, अब सिर्फ साहित्य नहीं है वो, और वो दलित कम्युनिकेशन भी है। सो ये जो पैराडाइम शिफ्ट है कंप्यूटर के आने के बाद में, बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। पहला जो कंप्यूटर के आने के पहले का पैराडाइम था वो ये था कि दलित साहित्य तक था वो सीमित, लेकिन कंप्यूटर के आने के बाद में पैराडाइम शिफ्ट हुआ है और उसमें अब ये साहित्य नहीं है बल्कि दलित लेखन है और ये दलित कम्युनिकेशन है। और इसने पूरी की पूरी परंपरा के मूल्यांकन की, लेखक को देखने की पद्धति और श्रोता को देखने की पद्धति, समाज पर इसके इंपैक्ट की पद्धति, इन तीनों को बदल दिया है। और इस अर्थ में ये लेखन, दलितों का लेखन, ये लेखन एक तरह से बहुआयामी इसने असर छोड़ा है और इससे सभी लोग प्रभावित हैं। जो पढ़ते हैं वो भी प्रभावित हैं, जो नहीं पढ़ते हैं वो भी प्रभावित हैं। जो लोग ये सोचते हो कि हम तो दलित साहित्य नहीं पढ़ते, हमको क्या लेना देना, ऐसे लोग हैं हमारे बीच में, हमको क्या लेना देना। और नहीं लेना देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर ये बताओ कि तुम्हारा ये लेखक रोता हुआ क्यों आ रहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ। ये चीज के कहां से शुरुआत हुई?
किसने सिखाया मुझे? ये दलित ने सिखाया कि तेरे साथ जो व्यक्तिगत अन्याय हो, तेरे जीवन में जो व्यक्तिगत अन्याय हो, जो छोटी सी भी दुर्घटना हो, उसको तू व्यक्त कर। ये तमाम छोटी छोटी क्लिपिंग्स आप देखते हैं इंटरनेट पर, तमाम छोटी छोटी घटनाओं का विवरण और ब्यौरे और खबरें आप देखते हैं, जहां पर के एकदम निजी प्रसंग चले आए हैं लगातार। वो क्यों आ रहे हैं? किसकी वजह से आ रहे हैं? कौन था जिसने पहले पकड़ा और बताया? वह था दलित। तो ये जो निजी का विस्फोट और उस निज का विस्फोट जो कि छुपाया हुआ था, जिसको कि हम बताने से परहेज करते थे, अब हम बताने से परहेज नहीं करते। और ये जो चीज है, ये उसके एक व्यापक प्रभाव के क्षेत्र को बताती है। और इस अर्थ में मेरा मानना है कि दलित साहित्य की इस प्रभावशाली दृष्टि ने हम सबको प्रभावित किया है। फिलहाल इतना ही रखें हम। तो आपने सुना तीसरा एपिसोड, और जो ईश्वर सर ने फिर से जो है पूरे दलित साहित्य को जो है एक अलग आयाम दिया और कहा कि केवल ये साहित्य नहीं है, बल्कि ये दलित लेखन है और दलित संवाद है, कम्युनिकेशन है। ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और इसका इम्पैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लोग कहते हैं कि नहीं दलितों का कोई असर नहीं होता, नहीं, दलित साहित्य का बहुत गहरा असर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप जरूर बताएंगे, और आपके पास कुछ सवाल है तो वो भी हमसे करेंगे, ताकि हम जगदीश्वर सर से उस पर बात कर सकें। और ये कड़ी जारी रहेगी लगातार हर सप्ताह इसी समय। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका तीसरे थैंक यू, एपिसोड में, थैंक और यू, फिर हम मिलते हैं फिर अगले एपिसोड।